गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। पिछले सेशन में हमने देखा कि संस्कृत साहित्य में पेपर फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से अराइज होते हैं। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब पेपर सेकंड का चर्चा करते हैं। पेपर सेकंड क्यों पढ़ा जाए, इसके पढ़ने क्या रेवलेंस हैं और कितने लूप एंड फॉल्स हैं उसको जानते हैं। एक्चुअली में ये महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य में डिवाइडेड है और जिन लोगों का पेपर फर्स्ट स्ट्रांग नहीं रहता है तो वो पेपर सेकंड पे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा संस्कृत में क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। इसमें ज़्यादातर हिंदी या अपने जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उस भाषाओं में से किसी एक भाषा में जो चॉइस किया होगा ऑप्शनल भरते समय पीटी एग्जामिनेशन में जब आप IAS भर रहे होंगे तो उसमें जो लैंग्वेज चूज किए रहेंगे उसको आप यहाँ पे उसमें लिख सकते हैं। तो इसलिए इसमें काफ़ी अच्छा नंबर मिलता है और जिसकी लिखने की शैली सही नहीं है उसको गंदा नंबर मिलता है। तो आइए चर्चा करते हैं। इस बार श्लोक नहीं बोला जाएगा क्योंकि ये सेशन अप्रॉक्स 1 घंटे के आसपास होगा, तो इसको धैर्य चित्त होकर देखते रहें। तो आइए, ये भी पेपर सेकंड जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यहाँ पर खंड क, खंड ख। खंड क में 4 क्वेश्चन होते हैं और खंड ख में 4 क्वेश्चन होते हैं। इसमें से भी 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से पहला और 5वां अनिवार्य है, इसे करना ही करना है। यानी कहने का मतलब ये है, जो रेड में लिखा गया यानी कि 4, 5 और 6 ये रेड में लिखा गया है तो इसको आपको संस्कृत में ही उत्तर देना है। लेकिन एलिमिनेशन राउंड के थ्रू आप हटा सकते हैं जो आपको क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। जैसे कि क्वेश्चन 1, 2, 3 हिंदी में करना है आपको और 7, 8 को हिंदी में करना है। तो इसके पीछे ये रीज़न है कि यदि आप इसे करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन 5 और 6 संस्कृत में ही लिखना है, और यदि 5, 6 को पढ़ते हैं सही तरीके से तो उसका यदि आप हिंदी 1 और 2 में पढ़े रहते हैं तो 5 और 6 में वही हिंदी को संस्कृत में आप रूपांतरित कर लेंगे। तो यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। और यदि ये वाला पोर्शन सही से स्ट्रांग है तो पेपर फर्स्ट में जो महाकाव्य, महाभारत, रामायण के पार्ट थे वो आ जाते हैं। और एक बात स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं, क्वेश्चन 5 में लिख कर आता है नागराक्षरों विधि से लिखें, नागराक्षरों। तो ये क्या होता है, इसके कहने का मतलब ये है, कोई सा भी आप ऐसे लिख रहे हैं, चाहे कोई सा भी संस्कृत का श्लोक को हिंदी में लिख रहे हैं या संस्कृत में ही उसका अनुवाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसकी जटिल संस्कृत को ही लिखें। इसके पीछे रीज़न ये है कि नागराक्षर मतलब नगर में जो अक्षर आम जनमानस तक पहुंचाए जा रहे हैं उस भाषा में ही लिखें। ऐसा नहीं कि विशुद्ध संस्कृत में लिख रहे हैं, जैसे जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंदगुप्त वाला और कहा जाता है गिरनार अभिलेख, उस वाले फॉर्म में नहीं लिखना है आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में जो आपको समझ में आता है। जैसे सेटेलाइट ही है तो सेटेलाइट को आप हिंदी खोजने लगे तो दिक्कत हो जाएगा, आप सेटेलाइटम ही लिख दीजिए, ठीक है, वो चल जाता है। तो यही बोलता है क्वेश्चन 5 में। ऐसे करके जहाँ भी आपको मोटे मोटे हेडिंग मिलेगा नागराक्षरों विधि से लिखें तो उसका मतलब यही होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट महाकाव्य का पार्ट है। अब यहाँ पे बात उठती है, महाकाव्य क्या है, नाटक क्या है, खंड काव्य क्या है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ अग्रसर होंगे तो हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, इसीलिए सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका वो महाकाव्य पर आधारित है। इसमें 6 महाकाव्य आपको पढ़ने हैं और 2 गद्य काव्य हैं। जैसे कि पहला आपको दिखाई दे रहा है रघुवंशम। तो महाकाव्य जो होता है सर्गों में विभक्त होता है और नाटक जो होता है अंकों में विभक्त होता है। अंक यहाँ पे नाटक में लिखा गया है, देखिए यहाँ पे अंक लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नंबर मिल रहा है, ये इसके पार्ट हैं। यानी मृच्छकटिकम जो यहाँ पे कहा जा रहा है 10 अंक, यानी 10 पार्ट में इसको किसी नाटककार ने लिखा है, ठीक है। और वहाँ सर्ग यानी रघुवंशम जो है 19 सर्गों में विभक्त है। तो ये 19 सर्ग यानी 19 चैप्टरों में विभक्त है एक तरीके से देखा जाए तो। सर्ग को आप चैप्टर भी बोल सकते हैं। तो रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीचरितम, शिवराजोद्यम, ये 6 महाकाव्य आपको पढ़ने हैं पेपर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 1 में। जो जहाँ से क्वेश्चन उठता है 5 क्वेश्चन आएंगे 10-10 नंबर के, जो कि 50 नंबर के होते हैं। आपको हिंदी में लिखना है इसको, ठीक। अब आइए, रघुवंशम क्या कहता है।
रघुवंशम में रघुकुल के राजाओं की चर्चा की गई है। इनका साम्राज्य कहा जाता है कि जहाँ सूर्य उदय होता है और जहाँ तक अस्त होता है वहाँ तक इनकी साम्राज्य की परिधि होती थी। और इसमें महाकवि कालिदास कहते हैं कि हम इस रघुकुल राज्य का वर्णन इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम समुद्र में गोता लगाने वाले और छोटे नाव पे बैठे हुए सवारी की तरह हैं, जो कि समुद्र की अथाह गहराई को अच्छे तरीके से भांप नहीं पा रहे हैं। तो अपने सर्गों में लिखते हैं, श्लोकों में लिखते हैं। और महाकाव्य श्लोकों में विभक्त होता है और गद्य काव्य जो होता है श्लोकों में नहीं विभक्त होता है। कुमार संभवम क्या कहता है? कुमार संभवम में ये होता है, ये भी कालिदास की ही रचना है। इसमें शिव और पार्वती की जो जीवन शैली है उसको आम जनमानस के जीवन शैली के रूप में दिखाया गया है, चित्रण किया गया एक लव स्टोरी के फॉर्म में। और इसमें कुमार कार्तिकेय के जन्म के बारे में अच्छे से डिनोट किया गया है। इसके बाद क्या है कि इसमें कवि की सबसे बड़ी परिकल्पना ये है कि इसको आम जनमानस की तरह दिखाना, लव स्टोरी की तरह तैयार करना, एक कलात्मक और श्रृंगारात्मक रस में डूबा हुआ एक महाकाव्य है। किरातार्जुनीयन ये कहता है, ये महाभारत युद्ध जब हो रहा था, महाभारत का युद्ध पर्वों में विभक्त है जो होता है, तो उसी में जब इनको अर्जुन को अज्ञातवास हो जाता है, जब वनवास के लिए जाते हैं, तो वनेचर के फॉर्म में, वनेचर मतलब कि वन में निवास करने वाले जो प्राणी हैं उनको वनेचर कहा गया। उसी में किरात और अर्जुन, यानी किरात उस समय की काबिलाई संस्कृति की एक प्रमुख भाग था। तो वहाँ पे किरात के फॉर्म में शिव और अर्जुन का युद्ध होता है, क्योंकि ये शिव का आवाहन करने के लिए हेमकुंड पर्वत की तरफ अग्रसर होते हैं, जो कि हिमालय की कंदराओं पर विद्यमान थी। तो ये जो किरातार्जुनीयम है, इसमें शिव और अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन किया गया। और पशुपास्त्र एक अस्त्र होता था, उसकी प्राप्ति के लिए शिव का आवाहन अर्जुन के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ा जाएगा तो अच्छे से कहा है। और ये भारवी इनके राइटर हैं किरातार्जुनीय, इसको बोला जाता है, आप देखेंगे IAS के पेपर में इस बार आया था, भारवी अर्थ गौरव पर आप चर्चा कीजिए। तो ये भारवी का अर्थ गौरव के लिए फेमस होता है। शिशुपाल वधम माघ की रचना है। इसमें जो कृष्ण के बुआ के लड़के रहते हैं शिशुपाल, जो कि चेदी नरेश बोले जाते हैं। हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें चेदी गणराज्य आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे था। ये महाजनपद का एक पार्ट था चेदी गणराज्य, उसका ही ये शासक रहता है शिशुपाल का वध कैसे किया जाता है, तो ये माघ की रचना में दिखाया गया। ये 20 सर्गों में विभक्त है। नैषिध्य चरितम आ जाइए। नैषिध्य चरितम एक आस काव्य की तरह, मतलब उपाख्यान है एक तरीके से बोला जाए, मतलब कि महाभारत की किसी एक कड़ी से उठाकर यहाँ पे पेस्ट किया गया है। तो नैषिध्य चरितम ये बोलता है, नल्लो उपाख्यान, नल और दमयंती की लव स्टोरी का यहाँ पे उपाख्यान किया गया, मतलब बताया गया है नल कितना सुंदर था, दमयंती का कैसे अनुमान लगाती है कि हमारा जो हस्बैंड हो कैसा हो, इस तरीके का इसमें चित्रण किया गया। हर्ष की रचना है ये, श्री हर्ष 7वीं शताब्दी के कवि थे। ये सब आपको इसलिए डीप बताया जा रहा है थोड़ा सा कि जब आप कभी संदर्भ प्रसंग लिखते हैं तो ये कोटेशन डालने पे आपकी वैल्यू काफ़ी उत्कृष्ट हो जाती है। ये 22 सर्गों में नल दमयंती, और नल और दमयंती की बात करें तो ये देखा जाता है कि ये साउथ इंडिया जहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि जो हिस्ट्री पढ़ा होगा वो बोला जाता है विंध्य रेंज जब समाप्त हो जाता है तो वहाँ डिवाइड हो जाता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का। तो दक्षिण भारत जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर मध्य प्रदेश का पार्ट आ जाए, जो नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियाँ हैं, वहाँ पर नल और दमयंती की राज्य का सीमांकन किया गया था। और इस प्रेजेंट एरा में देखा जाए तो बुरहानपुर, जो कि पेपर के लिए नेपानगर वहीं पर है, वो वाला इलाका अभी भी यहाँ उनका महल देखा जा सकता है नल का। वो द हिस्ट्री चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, जो डिस्कवरी का पार्ट है उसमें यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आइए शिवराज उद्यम साउथ इंडिया का सबसे पहला और सबसे लास्ट देखा जाए
महाकाव्य है और ये सबसे बड़ा है, 68 सर्गों में विभक्त है। इसके राइटर श्रीधर भास्कर वारेडकर हैं। और शिवराज उद्यम में क्या कहा गया, शिवराज उद्यम, इसकी बुक तो जल्दी मिलती नहीं है खोजने पे। ये कहा जाता है शिवराज उद्यम के बारे में कि शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तारण कैसे किया, गुरिल्ला युद्ध कैसे किया, छापामार युद्ध कैसे किया, इसके बारे में सारा कुछ अच्छे तरीके से डिनोट किया गया। अब आ जाइए, ये सब श्लोक के फॉर्म में मैक्सिमम आपको मिलेंगे। अब आता है गद्य काव्य। गद्य काव्य क्या कहता है, कादंबरी जो बाणभट्ट की रचना है, इसमें गद्य काव्य में इस पे आपको लिखना आता है कि जैसे आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं या यूपी पीसीएस दे रहे हैं, उसमें आता है कि लक्ष्मी की चरित्र चित्रण के बारे में बताइए कि लक्ष्मी ज़्यादा हो जाने पे क्या होती है, कैसे लोग अपने आपा को खो बैठते हैं, क्या है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन आता है यहाँ से। 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम, फिर से ये हिस्ट्री के पार्ट को टच ऐसे किया कि जितने भी आप महाजनपद पढ़े हैं, अवंती हो गया, वत्स हो गया, फिर से चेदीगढ़ राज्य हो गया, मगध हो गया, इन 10 इसमें 10 कुमार राजाओं के बारे में बताया गया है कि ये इनको जो ज्ञान दिया गया था, जो भी थीम इनको बताया गया था, उसके रिवर्स कैसे काम करते हैं ये। जैसे कि अच्छे ज्ञान देने के बावजूद भी ये अपने मार्ग पर आगे कैसे अग्रसर नहीं हो पाए, क्या लूप एंड फॉल्स हुआ, कहाँ पर कौन सी पॉजिटिव निगेटिव टर्म्स आ गए। ये डंडी की रचना है 10 कुमार चरितम। तो अब इतनी कहानी तो ख़त्म हुई, अब जान लेते हैं महाकाव्य क्या है। तो मैं थोड़ा साइड होता हूँ और महाकाव्य शुरू करने के पहले मैं नाटक बताता हूँ। नाटक किसे कहते हैं, उसका महाकाव्य पे आएंगे तो आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो जब तक हम इधर साइड होते हैं तो आप स्क्रीन पे इसको अच्छे से देख लीजिए और इस सर्गों को डिनोट कर लीजिए। तब तक मैं आपको नाटक के बारे में पहले बताता हूँ कि नाटक किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसको बताते हैं। आता है नाटकस्य लक्षणम विलिखत एकश्चित कस्य नाटकस्य परिचय 150 शब्दे लिखत। मतलब कहने का तात्पर्य है कि नाटक क्या है और किसी एक नाटक का उल्लेख करते हुए 150 शब्द में लिखिए 10 नंबर का आता है। तो नाटक का लक्षण प्रस्तुत करते हुए साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ लिखते हैं कि नाटक अंकों में विभक्त होता है। आपको ध्यान लगा सुनना होगा। एक नाटक में कम से कम 5 अंक होने चाहिए और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। अभी नाटक आएगा तो इसके बारे में बताएंगे, लेकिन महाकाव्य बताने से पहले नाटक जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि नाटक की शैली महाकाव्य से मिलती जुलती रहती है। नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है और मंगलाचरण जो शब्द है ना, अगर आपको इसी को 150 शब्दों में संस्कृत में लिखना तो मंगलाचरण शब्द कैसा है, ये न्यूट्रल जेंडर का शब्द है। इसको आप फल पे आप धातु रूप जब बताया जाएगा तो फल पे इसका वो चलता, फलम फले फलानी करके चलता है, ना कि मेल या फीमेल पे चलेगा, इसका शब्द रूप होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक होता है। नाटक का विषय वस्तु रामायण, महाभारत, पुराणों अथवा ऐतिहासिक ग्रंथों में प्रसिद्ध होनी चाहिए। नाटक में यद्यपि सभी रसों का प्रयोग मिलता है, किंतु उन सभी रसों में श्रृंगार, वीर, करुण किसी एक रस की प्रधानता होती है। नाटक में एक नायक होता है, जो कभी कभी एकाधिक नायकों का भी वर्णन मिलता है। वह नायक प्रायः क्षत्रिय कुल का होता है। नायक धीरोदात्त आदि गुणों से संपन्न होता है। कभी कभी नाटक में एक नायिका भी होती है। एकाधिक नायिकाओं का भी वर्णन मिलता है। नाटक में एक विदूषक भी होता है, यानी विदूषक जिसे खलनायक बोलते हैं, वो होता है जो राजा के अंतरंग दोस्त या जिगरी दोस्त होता है। विदूषक प्रायः हास रस को उत्पन्न करने वाला होता है, परंतु सभी नाटकों में विदूषक हो ऐसी अनिवार्यता नहीं है। नाटक में सभी संधियों का प्रयोग होता है। नाट्यगत 5 संधि निम्नलिखित हैं। मुखम, प्रतिमुखम, गर्भ, विमर्श, उपसंहति। नाटक के अंत में निर्वहन संधि का प्रयोग होता है। निर्वहन संधि में अद्भुत रस का समायोजन होता है। नाटक के अंत में भरत वाक्य का प्रयोग होता है। नाटक के लेखक भरत मुनि के सम्मान में नाटककारों द्वारा भरत वाक्य का प्रयोग किया जाता है। अतः सभी दृश्य काव्यों में नाटक श्रेष्ठ है। कहा भी गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यते। भरत मुनि कहते हैं नाटकम पंचमो वेदा। तो इतना आपने सुन लिया नाटक के बारे में कहा गया। अब इसी के थीम को आगे बढ़ाते हुए महाकाव्य पे चलते हैं। लेकिन इसमें जो नायक की चर्चा की जा रही है वो नायक क्या है, कैसे है, नायक की क्लासिफिकेशन कैसे है। तो देखिए, नायक अगर जो कोई भी महाकाव्य या नाटक पढ़ते हैं तो उसमें नायक 4 टाइप के होते हैं।
पहला होता है धीर ललित, दूसरा होता है धीरोदात्त, तीसरा होता है धीर प्रशांत, चौथा है धीरोदत्त। तो धीर का मतलब क्या होता है? जो शब्द धीर है उसका मतलब सुख दुख में एक समान व्यवहार करने वाला। ऐसा नहीं कि अधीर पुरुष है कि कहीं पर उसे कोई समस्या आया तो वो विचलित हो जा रहा अपने पद से। ऐसे ही मान लीजिए कि जिसका आयुष का पीटी नहीं निकला, वो कह अब तो नहीं होगा भाई, हम तो चले अपने देश, ठीक है। उद्धत्त क्या होता है? उद्धत्त जो होता है धीरोदत्त जो जिसे बोलते हैं, उसी का लास्ट सेक्शन लिया गया। उद्धत्त झगड़ालू, यानी भीम का जो कैरेक्टर यहाँ किया गया उसे एक धीरोदत्त के रूप में कहा गया। धीर प्रशांत किसे कहा जाता है? जैसे युधिष्ठिर हैं, वो धीर प्रशांत की कैटेगरी में आएंगे। अब फिर से धीरोदात्त सबसे बेस्ट नायक होता है जो कि सभी गुणों के प्रति फिट आता है, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद एक नाटक के बारे में और चीज़ कहा जाए। नाटक में सभी प्रकार का ज्ञान होता है, सभी प्रकार का शिक्षा विद्या, समस्त विद्याओं का वर्णन होता है, सभी प्रकार के कला है, ज्ञान योग भक्ति कर्म योग का वर्णन करता है, सभी प्रकार के कर्मों का उल्लेख अर्थात नाटक में ही मिलता है। थोड़ा महाकाव्य पे आते हैं। अभी तक आपने देखा नाटक किसे कहते हैं। अब आ जाइए महाकाव्य पे। महाकाव्य किसे कहते हैं इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसको फिर से पढ़ देते हैं महाकाव्य, क्योंकि आप नाटक की बेस को समझ चुके हैं तो महाकाव्य की तरफ अग्रसर होते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य का लक्षण साहित्य दर्पण के लेखक आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार लिखा है। महाकाव्य सर्गों में विभक्त होता है। जो अभी सर्ग यहाँ पे लिखा गया है ना, 19 सर्ग 20 सर्ग, ये सर्गों में विभक्त होता है। एक महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। मिनिमम जो है 8 सर्ग, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक सर्ग में एक ही छंद का मतलब एक सर्ग जहाँ ख़त्म हुआ, यानी फर्स्ट सर्ग जहाँ ख़त्म हुआ उसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन, जहाँ जैसे कि जो छंद बोला जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 चल रहा है, 1 जैसे ऐसे जाके यहाँ ख़त्म हो गया, फिर से दूसरा अगर स्टार्ट होता है दूसरे छंद की स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है, ये बोला जा रहा है इसमें। अब आ जाइए सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन किया जाता है। छंद के परिवर्तन से अगले सर्ग की विषय वस्तु की सूचना दी जाती है। नाटक के समान ही महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण से होता है, जो कि पीछे भी बताया गया 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। इनमें भी किसी एक मंगलाचरण का प्रयोग किया जाता है। महाकाव्य में एक नायक होता है, कभी कभी एक से अधिक नायकों का प्रयोग मिलता है। जैसे रघुवंशम महाकाव्य में एक अथवा एक से अधिक नायिकाओं का भी वर्णन होता है। यद्यपि महाकाव्य में सभी रसों का प्रयोग होता है, किंतु उन सभी रसों में श्रृंगार अथवा वीर रस की प्रधानता होती है। महाकाव्य का नायक प्रायः क्षत्रिय कुल का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जो धीरोदात्त आदि गुणों से संपन्न होता है। महाकाव्य में जीवन के सभी पक्षों का वर्णन और सभी आश्रमों, सभी पुरुषार्थों, जो कि पेपर फर्स्ट के 6 और 7 में जो चर्चा किया गया वो बोला है। आश्रम पुरुषार्थों और सभी संस्कारों का सम्यक वर्णन मिलता है। महाकाव्य के अंत में पुरुषार्थों की सिद्धि वर्णित होती है। इस तरह महाकाव्य में भारतीय संस्कृत के सभी अनिवार्य तत्वों का वर्णन मिलता है। संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य शिशुपाल वधा में उसके लेखक महाकवि माघ हैं। इस महाकाव्य में 20 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में वीर रस का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल की वध करना ही इस महाकाव्य का विषय वस्तु। अतः महाकाव्य के क्षेत्र में माघ सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इसके संदर्भ में कथन है काव्येषु माघः, ये करके हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया महाकाव्य के बारे में जो बताया गया आपको। महाकाव्य क्या होता है, कैसे होता है, ये सब जाने आप। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्लासिफिकेशन है वो 25×2 का है, यानी 2 क्वेश्चन 25-25 नंबर के आएंगे, 50 नंबर हो जाएंगे। इसमें आता ईशावास्य उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड और अर्थशास्त्र के बारे में जानना रहता है। तो ईशावास्य उपनिषद क्या कहता है? ईशावास्य जो उपनिषद है वो यजुर्वेद से लिया गया है और उसमें ये कहा जाता है कि विद्या और अविद्या किस प्रकार काम करते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा उसका चित्रण किया गया ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद यहाँ भी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखेंगे कि यहाँ पे जो मंत्र हैं 1, 2, 4, 6, 7, 15, 18 इनको पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ोगे, वहाँ पे उसको संस्कृत में आपको ट्रांसलेट करना रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता, जिसके कि राइटर महर्षि वेद व्यास हैं श्रीमद् भगवद गीता के। तो गीता के बारे में यहाँ पर देखिए अध्याय 2 जो है यहाँ पे संस्कृत में पढ़ना है। यहाँ देख रहे होंगे यहाँ 13 से 25 श्लोक के बारे में हमें पढ़ना है अध्याय 2 के,
ठीक है, वेद व्यास इसके राइटर हैं। फिर से वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड जो है यहाँ आपको संस्कृत में उसको लिखना है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हिंदी में लिखना है। ये सर्ग 15 का श्लोक नंबर 15 से 30 तक इसमें पूछा जाता है। ये डिफाइंड है कि इसी में से आएगा। और अर्थशास्त्र के बारे में तो सब कोई जानता है, किसी भी राज्य के लिए अर्थशास्त्र की जानकारी होना बहुत वैलिड है। इसमें चाणक्य के द्वारा लिखित, जिसका नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य या अजय जिसका नाम कहा जा सकता है, उसमें मिलता है रचनाओं में। तो अर्थशास्त्र के बारे में हमें जानना रहता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है। तो ये चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति शास्त्र का एक भाग होता है। नाटक, अब नाटक पे जो नाटक हमने अभी बताया, अब देखिए नाटक यहाँ शुरू होता है, इसको हिंदी में आपको लिखना है। पहला नाटक है स्वप्नवासवदत्तम। स्वप्नवासवदत्तम का शाब्दिक अर्थ स्वप्नवासवदत्तम, सपने में वासवदत्ता का उद्यान के पास जाना स्वप्नवासवदत्तम कहलाया। यानी कि कहा जा सकता है, इस कहानी की थीम ये है कि यदि कोई मनुष्य, इसको मैं जिस्ट बताता हूँ जो स्वप्नवासवदत्तम का है, क्या कहता है कहानी, अपने कर्तव्यों से कैसे विमुख न होते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे किया जाए, इस कहानी का जिस्ट ये बोलता है। यानी इसका शाब्दिक अर्थ ये है स्वप्नवासवदत्तम का, सपने में वासवदत्ता का आना राजा उदयन को ऐसा प्रतीत होता है कि सपने में कोई आके वासवदत्ता उससे मिली है, जबकि ये रियल होता है। इस कहानी जब पढ़ा जाएगा तो मालूम चलेगा क्या है। ये भाष्य की रचना है, ये 6 अंकों में विभक्त है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है, ये 7 अंकों में विभक्त है। अभिज्ञान शाकुंतलम यानी दुष्यंत और शकुंतला का जो लव स्टोरी होता है, उसको कैसे लव स्टोरी स्टार्ट होती है और कैसे जाके राजा दुष्यंत उसे भूल जाते हैं, कैसे मुद्रिका से उनको नॉलेज होता है कि भाई ये हमारी वाइफ रह चुकी हैं, और जो पुत्र है ये भरत, ये हमारा मतलब दुष्यंत का ही पुत्र है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम की विषय वस्तु है। मृच्छकटिकम ये काफ़ी ही उत्कृष्ट नाटक है अपने में, ये शूद्रक की रचना है। और इसमें क्या है कि ये इसमें जो कि नाटक का एक पैटर्न होता है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता। जैसे कि इसमें क्षत्रिय राजा होना चाहिए, या उसमें नायक नायिका एकदम हायर लेवल वाले होने चाहिए, मतलब कि वो अच्छे कुल वाले होने चाहिए। इसमें ऐसा नहीं था। इसका जो नायक है वो ब्राह्मण रहता है और काफ़ी गरीब ब्राह्मण रहता है, ठीक है। और मृच्छकटिकम की जो नायिका रहती है वो एक सेक्स एजेंट, सेक्स वर्कर, जिसे आप ये गणिका बोलते हैं इतिहास में। और जैसे कि ये सब हर बुक में अलग अलग कैरेक्टर इनको डिफाइन किया गया, लेकिन जिस बुक से मैं पढ़ा हूँ उसमें यही लिखा हुआ है कि ये गणिका रहती है। और एक तरीके से मृच्छकटिकम की विषय वस्तु ये है कि मृत्कटिकम यानी बोला जाता है कि मिट्टी का खिलौना। ये मृच्छकटिकम की कहानी है कि कैसे जो इसका नायक रहता है उसके बच्चे को जो नायिका रहती है कैसे लाके सोने से बना हुआ मिट्टी की गाड़ी कैसे देती है, जो वो सोने की गाड़ी कैसे देती है, जो कि मिट्टी के गाड़ी से खेलता रहता है। मुद्रा राक्षस, आप अब इस पे आते हैं। चौथा जो नाटक हमारा मुद्रा राक्षस, ये क्या बोलता है, इसमें क्या होता है कि जब आप हिस्ट्री पढ़े होगे तो उसमें देखे होगे कि मगध साम्राज्य के बारे में होता है, जो कि कुसुमपुर पाटलिपुत्र वाले राजगिरी वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। वहाँ पर नंद वंश का पूरा साम्राज्य हुआ करता था। तो क्या होता है कि जब नंद वंश का विनाश होता है वो चाणक्य की सानिध्य में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि नंद वंश में जो सेनापति रहता है उसको यहाँ पे राक्षस की उपाधि देकर किया गया है कि राजलक्ष्मी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जो साम्राज्य इतना दूर तक फैला हुआ था मगध का, नंद वंश का, उसमें यदि वो राक्षस जो कि वो सेनापति या मंत्री जिसे बोल रहे हैं आकर ये मौर्य साम्राज्य में मिल जाता है तो कहीं न कहीं उनकी इकोनॉमी और बूस्ट हो जाएगी। उसी पे ये पूरा कला चरित्र चित्रण किया गया मुद्रा राक्षस। मतलब कि
किसी राज्य की मोहर का किस प्रकार से दुरुपयोग करके और उसको अपने खेमे में लाया जाए, ये मुद्रा राजस्व की विषय वस्तु है। इसमें चाणक्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर से आप यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसे वृषभ की संज्ञा दी गई है। ये पूछ लेता है, नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहा हूँ ये काफ़ी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राजस्व किस नाम से जाना गया, चाणक्य किस नाम से जाना गया, ये सब चीज़ें कहा गया। अब आइए उत्तम रामचरितम। उत्तम रामचरितम क्या है? जैसे कि रामचरित, जब रामचरितमानस आप जब पढ़ेंगे या रामायण पढ़ेंगे तो रामायण का जो एंडिंग है काफ़ी दुखार्ध है, मतलब कि दुख से भरा हुआ है। जबकि उत्तम रामचरितम में क्या किए, भवभूति की ये रचना इसलिए बेस्ट हो जाती है कि करुण रस में लिखा हुआ एक नाटक है। इसमें इन्होंने ऐसे मानवीकरण किया है कि बोलते हैं कि जब सीता का परित्याग होता है और राम रोते हैं तो पत्थर भी रोने से द्रवित हो जाता है। मतलब उसको ऐसी काल्पनिकता के थ्रू दिखाया जाता है कि लगता है कि पत्थर भी रो रहा है। इसकी विषय भूमि ऐसे ही है और इसका जो एंडिंग है सुखाद है, मतलब कि आनंद पूर्वक है। ऐसा नहीं कि करुण रस में है, इसमें काफ़ी रसों का संयोग मिलता है, लेकिन बेसिकली ये करुण रस पे फोकस करता है। रत्नावली क्या है? इसमें फिर से आप आ जाएंगे वत्स नरेश, जो वत्स नरेश अपने उदयन हैं, ठीक है, जो मगध के नीचे वत्स कौशाम्बी क्षेत्र वाला है। इस समय प्रेजेंट इलाहाबाद के जो दाहिनी साइड में पड़ता है वत्स क्षेत्र, वो कौशाम्बी कहलाता था, अब कौशाम्बी कहलाता है। रत्नावली और हर्षवर्धन की रत्नावली की कहानी इसमें बताई गई है। ये 4 अंकों में विभक्त है। ये जबकि नाटक की रूपरेखा पे बैठता नहीं है, लेकिन तभी इसको लिखा गया। ये नाटिका की तरह, नाटक नहीं नाटिका की तरह किया गया, क्योंकि 5 अंकों से ये नीचे है, इसलिए ये नाटिका के पार्ट में आता है। इसमें भी लव स्टोरी बताई गई। बेड़ी संघारम आ जाइए। बेड़ी संघारम ये जो है महाभारत का जो पर्व है उसी से लिया गया। बेड़ी मतलब होता है जो लड़की लोग वो बाल बांधती हैं, वो चोटी कहलाती है बेड़ी। और संघारम मतलब उसको बेड़ी का खुल जाना, यानी कि जब क्या होता है कि महाभारत युद्ध चल रहा रहता है तो द्रौपदी ने अपने प्रतिशोध में बोलती हैं कि तुम दुर्योधन का जब तक, भीम से बोलती हैं, जब तक जंघा तोड़ के नहीं लाओगे और उसका ब्लड नहीं ले आओगे तब तक मैं उसके बालों, उसके खून से अपने बालों को वो धोऊंगी और तभी जाके अपने मैं बालों को वो जुड़ा बनाऊंगी। ऐसे करके इसमें बेड़ी संघारम में बोला गया। ये भट्ट नारायण की रचना है, नाटक है। ये 6 अंकों में विभक्त है, क्योंकि ये भीम जानते थे कि वो जो दुर्योधन है उसका जंघा कमज़ोर है, क्योंकि उसका जो वक्ष होता है, यानी ये सीने वाला पार्ट होता है, काफ़ी मजबूत रहा, टूट नहीं सकता था। वो ऐसा उसको बताया गया था। महाभारत देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है। ये तो हो गया ये कि नाटक कितने हैं। स्वप्नवास अभिज्ञान संगम विश्वकटिकम, मुद्रा राजस्व हो गया, उत्तम रामचरितम, रत्नावली, बेड़ी संघारम, इस पूरा लिखा हुआ है कौन कितने कितने अंकों में विभक्त है, ये हो गया। अब आ जाइए चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि इसको आपको संस्कृत में ही लिखना है। और इसमें क्या है कि इसमें एक बात आया खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है इसको ही पढ़ा जाएगा। खंड का मतलब यही है कि महाकाव्य की पार्ट में से किसी एक पार्ट को, किसी एक सर्ग को उठा लिया गया। मतलब मान लीजिए कि वो 10 सर्गों में विभक्त है मिनिमम, तो उसमें से किसी एक सर्ग को उठाकर और उसकी चर्चा कर दी गई। यानी इसको और अच्छे से जानना चाहेंगे तो मान लीजिए आप अपने ऊपर ही इसे डिफाइन कीजिए। आपकी एज है 26-27 साल, तो आप के बचपन के किसी एक पार्ट को कट कर लिया गया, मतलब उसको उठा लिया गया। आप बचपन में क्या करते थे, कैसे क्या करते थे, तो वो खंड हो जाएगा, मतलब खंडित पार्ट हो जाएगा। तो वही खंड काव्य यहाँ पे बताया जाए। मेघदूत, मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी की विरह के बारे में बताया जाता है कि कुबेर ने कैसे श्राप देता है कि जाओ भाई अलकापुरी में चल जाओ और वहाँ पे जाके तुम अपना काम करो, तुम दूर रहो इससे, अपने वाइफ से। नीति शतकम आता है। नीति शतकम मुक्त काव्य कहलाता है। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पेपर नंबर फर्स्ट में पढ़ा होगा, देखा हो, भृतहरि की रचना है यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि इनकी वाइफ होती हैं जो कि ये मध्य प्रदेश वाले इलाके में, उज्जैन वाले जो बेल्ट है वहाँ के राजा रहते हैं पहले, और इनका भाई जो होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाता है, ठीक है। वही उनके छोटे भाई रहते हैं। अभी भी जाएंगे तो उज्जैन में इनका बना हुआ है, महल वहल भी है और मंदिर भी है।
नीति शतकम मुक्त काव्य है, भृतृहरि की रचना है। तो इसमें नैतिक आचरण का कैसे आचार विचार है उसको बताया गया है। तो इसमें इन्होंने मतलब अपने वाइफ से काफ़ी प्यार करते रहते हैं। तो क्या होता है कि कुछ ऐसा अनुष्ठान होता है जिसमें कि एक फल दिया जाता है, तो बोला जाता है कि ये राजा आप खा लीजिए, जिससे कि आप हमेशा तरोताज़ा रहेंगे और अपने राज्य को अच्छे तरीके से क्रियान्वित करते रहेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अब तो मैं सन्यासी धर्म वाले पार्ट में प्रवेश कर रहा हूँ, ऐसा करते हैं अपने मिसेज को दे देते हैं, मतलब कि जो वाइफ हैं कौन महारानी को दे देते हैं। तो क्या होता है कि इनकी महारानी का अफेयर किसी दूसरे से रहता है, यानी जो सेनापति रहता है उससे रहता है। तो वो सेब उठा के वो सेनापति को दे देती हैं। फिर से उस सेनापति का अफेयर दूसरे से रहता है, दूसरे किसी लड़की से, तो उठा के सेब वो उसको दे देता है। और वो जो सेब जो फोर्थ पार्टी के पास जाता है, तो वो कहीं ना कहीं राजा के प्रति ज़्यादा ही वो मतलब राजा को ज़्यादातर लाइक करती रहती है। तो वो फिर सेब घूम के उन्हीं के पास चला आता है। तो जब ये सब चीज़ें राजा तक पहुंचती है कि ये सेब तो हमने रानी को दिया था, ये कैसे, तो पूरी कहानी जब खुलती है तो इससे कहीं ना कहीं भृतृहरि को काफ़ी आघात होता है कि बताओ जिसके लिए इतना कुछ किया गया वो ऐसे निकली। तो वहीं से ये वाक्यपदीयम फिर से क्या है कि आपके 3-4 रचना, श्रृंगार, वैराग शतकम, वैराग्य समझ रहे हैं, वैराग का मतलब क्या होता है, श्रृंगार शतकम, वैराग शतकम, वाक्यपदीयम नाम की रचनाओं को लिखा। और इनका मुक्त काव्य यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं है, ये खुल के सभी रचनाओं को 100 पार्ट में लिखा है इसको। ये नीति शतकम के बारे में कहा जाता है। अब आइए भृतृहरि हो गए। पंचतंत्र, पंचतंत्र क्या कहता है? पंचतंत्र में 5 कहानियों का संग्रह है। तो ये पंचतंत्र की कहानी शुरू होती है। इसके राइटर जो हैं विष्णु शर्मा जी हैं। और विष्णु शर्मा की जो कहानी है ये भारत में ही नहीं अपितु भारत के बाहरी क्षेत्रों यानी विदेशों में भी कई भाषाओं में ट्रांसलेशन करके इनको लोग पढ़ते हैं। तो जो इनकी पंचतंत्र की कहानी है, इनका कैसे विन्यास किया गया इसको हम देख लेते हैं। इसमें है मित्रभेद, मित्रलाभ, काकोलियम, लब्ध प्रभात तथा अपरिचित काक। ये इसके बारे में पंचतंत्र में कहा जाता है। ये विष्णु शर्मा की रचना है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी की बात जब आती है तो राजतरंगिणी में कहा जाता है कि ये पहला ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक का शाब्दिक अर्थ होता है जिन राजाओं का या जिस कहानी का चर्चा कहीं रिटन फॉर्म में हो वो ऐतिहासिक कहलाता है। एक अनऐतिहासिक होता है। अनऐतिहासिक का मतलब ये है कि वो किसी कालखंड में उस रचना की कोई प्रामाणिकता नहीं शाब्दिक आ पाती है, उसे अनऐतिहासिक कहा जाए। जैसे कि आप हिस्ट्री में देखे होंगे ऋषभ देव का चर्चा चलता है। ऋषभ देव को अनऐतिहासिक जैन तीर्थंकर कहा जाता है कि ये पहले अनऐतिहासिक जैन तीर्थंकर हैं। जबकि ऐतिहासिक की बात की जाती है, प्रथम ऐतिहासिक जैन तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ आ जाते हैं और लास्ट महावीर जैन आ जाते हैं। तो यही है ऐतिहासिक और अनऐतिहासिक। तो ये कल्हड़ ने जो जम्मू कश्मीर के 10 राजाओं की क्रमबद्धता के साथ चरित्र चित्रण किया है राजवंशों का, वो राजतरंगिणी में मिलता है। फिर से आ जाइए हर्षचरितम। हर्षचरितम बाणभट्ट की रचना है। इसमें हर्ष के चरित्र के बारे में निरूपण किया गया है। अमरूक शतकम, अमरूक शतकम में है एक श्रृंगारिक नाटक है। इसमें क्या होता है कि शंकराचार्य और अमरूक के बीच में शास्त्रार्थ होता है, जिसमें अमरूक हार जाते हैं और उनकी वाइफ ने इनका जगह लेते हुए सेक्स एजुकेशन पे शंकराचार्य से डिबेट करते हैं, जिसमें शंकराचार्य अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो ये अपने आत्मा को अमरूद के मृत शरीर में प्रवेश कराते हैं शंकराचार्य और उसकी अंदर की भावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। फिर ये शास्त्रार्थ शुरू होता है। ये अमरूद शतकम की कहानी है। फिर से आइए जयदेव की गीत गोविंद। जयदेव जो भोपाल के निवासी थे, इनकी गीत गोविंद है। इसमें श्री कृष्ण की बाल क्रियाओं की और ये श्री कृष्ण की पटरानियों के बारे में क्या क्या कैसे मथुरा से क्या रहा, इन सब बारों में चर्चा किया गया। गोपियों के साथ कैसे रासलीला मनाते थे, इसका उल्लेख किया गया। ये वैष्णव संप्रदाय पे आधारित गीत गोविंद एक रचना है, नाटक है। अब आ जाइए
ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट, इसको संस्कृत में लिखना रहता है। यदि यहाँ संस्कृत में आप पढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्ट इसका 7 में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिलता है। तो आइए अब सेक्शन सेकंड पे चलते हैं। सेक्शन सेकंड यानी पार्ट बी जो हमने ये रेड में लिखा है उसे आपको संस्कृत में ही लिखना है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 5:10 में आता है। अब क्या है कि रघुवंशम, ये रघुवंशम कुमार संभव किरातार्जुनीयम, ये सर्गों में जो विभक्त हैं तो इसमें पहले सर्ग का श्लोक 1 से 10, कुमार संभव 1 से 10, किरातार्जुनी 1 से 10, टोटल सर्गों में से टोटल 30 श्लोक हैं। इनको हमें संस्कृत में पढ़ना रहता है और संस्कृत में ही इस पर लिखना रहता है, अनुवाद करना रहता है और व्याकरण वैशिष्ट्यम देना रहता है। तो ये 150 शब्द में लिखना रहता है। फिर से आ जाइए ईशावास्य उपनिषद, जो यजुर्वेद की शाखा से शुक्ल यजुर्वेद से उद्धृत है। ईशावास्य उपनिषद, इसमें मंत्र 1, 2, 4, 6, 7, 15, 18 वाले मंत्र ही आपको रटने हैं, पढ़ने हैं, लिखने हैं। फिर से श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2 जो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 13 से 25 तक के श्लोक के बारे में आपको हिंदी में और संस्कृत में श्लोक आना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी रटते हो तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 2 में बेनिफिट करेगा और यहाँ पे 6 में संस्कृत में करेगा। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड, तो इसमें क्या है सर्ग 15 को हमें पढ़ना रहेगा, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड को। तो वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड आपने पढ़ा हो, इसमें जो कांड है सुंदरकांड है वो कांडों में विभक्त होता है। तो इसको देख लेते हैं कितने कांड होते हैं सुंदरकांड में। सुंदरकांड, हाँ, तो ये उसमें विभक्त होता है 1 से 15 से लगाए 30 तक किसके श्लोक हैं, इसको देखने रहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है कि इसमें भी 10:5 के रेशियो में है। इसमें मेघदूत को हिंदी में आपको लिखनी है, इसकी टिप्पणी लिखनी है। नीति शतकम जो पीछे बताया गया वही नीति शतकम भृतहरि वाली। फिर कादम्बरी सूखना उपदेश, ये जो यूपीएससी बीपीएससी और यूपीएससी देते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमेशा जो धन के बारे में, लक्ष्मी का अस्तित्व है उसके बारे में यहाँ चित्रण किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, स्वप्न वासवदत्तम। स्वप्न वासवदत्तम, सपने में वासवदत्ता का उदयन के पास आना, ये स्वप्न वासवदत्तम की थीम है। इसमें जो बेस्ट अंक है 6 अंक वाला भास की रचना जो है उसको जानना रहेगा। ये प्रथम शताब्दी के कवि कहलाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रिका से दुष्यंत को शकुंतला का ज्ञान होना अभिज्ञान शाकुंतलम कहलाया। ठीक है, इसमें अंक नंबर 4 को हमें पढ़ना है। श्लोक 22 हैं इसमें, इसको देखना रहेगा। और ये 15 से 22 तक के बीच में पूछा जाता है। उत्तम रामचरितम, उत्तम रामचरितम एक करोड़ रस की प्रधानता लिए बैठा हुआ है और इसका अंक 1 से लगाए श्लोक अंक 1 का श्लोक 31 से लगाए 47 तक भवभूत की रचना है, इसको देखना रहता है। और ये सुखान, इसका एंडिंग जो है काफ़ी सुखांत है। ठीक है, तो ये तो रहे इस पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा डिस्क्रिप्शन ब्रॉड लेवल पे। और कहीं ना कहीं पार्ट ए और पार्ट बी का यहाँ पे काफ़ी एलोबरेट करके बताया गया है। तो इसमें आ जाते हैं कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जो ये हर्षवर्धन की नाटक की चर्चा की जाती है, जैसे कि रत्नावली हो गई, नागदत्ता हो गए, नागदत्ता हो गया, फिर से प्रियदर्शिका हो गया, ये सब नाटिका के पार्ट हैं। और इसका मेन राइटर जो है वो धावक कहलाता था। लेकिन कहीं न कहीं ये होता था कि ये जो नाटक है किसी कमज़ोर कवि ने लिखा। कमज़ोर कवि कहने मतलब कि जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, तो उससे बोला गया कि भाई तुम ये रचना हमें बेच दो, हमें दे दो, हमारा नाम रहेगा लेकिन रचना तुम्हारी है। तो ऐसे इसके साथ भी कहा जाता है कि जितने भी रत्नावली, नागानंद हो गया, प्रियदर्शिका हो गया, ये सब नाटिका के फॉर्म है, क्योंकि ये 5 अंकों को प्रतिपूर्ति नहीं करते हैं, 4 अंकों में ही हैं। तो हर्षवर्धन ने इसे खरीद लिया। या ये भी हो सकता है कि ये कहीं न कहीं सम्मान में, राजा के सम्मान में एक कवि का गिफ्ट कह सकते हैं। ये तो अनुमान यही लगाया जाता है कि ये नाटिका है और ये धावक की रचना रही थी, बाद में हर्षवर्धन ने ले लिया। फिर से आइए, ये जो कवि भाष्य की चर्चा होती है कि जो स्वप्न वासवदत्तम लिखे थे, इनका सबसे पहले जो इनके 13 नाटक का खोज किसने किया, तो वो 13 नाटकों का खोज
श्री टी गणपत शास्त्री महाराष्ट्र में किए थे। ये 1 नंबर में नेट JRF में पूछ लेता है, तो इसीलिए सिलेबस के समय इसे चर्चा कर लेना उचित है, बाद में पता नहीं भूल जाए। फिर से आइए, कालिदास के जो नाटक हैं, कितने नाटक हैं उसके जान लेते हैं, बट हमें तो यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम और महाकाव्य में रघुवंश कुमार शंभुम पढ़ा, मेघदूत पढ़ा, ये सब करके। तो आइए देख लेते हैं कालिदास के जो नाटक हैं उसमें से हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और उर्वशी की लव स्टोरी, मालविकाग्निमित्रम जो शुंग वंश का शासक रहता है उसका है। फिर से खंडकाव्य में क्या आता है, मेघदूत आता है, ऋतु संहारम आता है, और फिर से महाकाव्य में रघुवंशम कुमार शंभुम आएगा। टोटल 7 हो गए। और महाकाव्य अभी जो आप पढ़े और खंडकाव्य पढ़े, तो महाकाव्य में देखेंगे कि ये संपूर्ण जीवन की विस्तृत रूपरेखा को चित्रित करता है, और खंडकाव्य क्या करता है, खंडकाव्य किसी एक पार्ट के बारे में डिनोट करता है लोगों को। तो ये तो इतनी हुई कहानी। तो कोशिश यही रहा कि आपको अच्छे से समझाया जाए, हो सकता है आपको समझ में आया हो, और यूट्यूब के माध्यम से ये पहल की गई कि इसको समझाने का कोशिश किया जाए। तो ये इतने पार्ट में ये विस्तृत है। तो ओके, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।